प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, मैं विश्वनाथ मिश्र आप सबका फिर से एक बार अभिवादन करता हूं। आज हम लोग बातचीत करेंगे सिविल सोसाइटी के ऊपर, जिसे हिंदी में नागरिक समाज कहते हैं। नागरिक समाज क्या है, इसको जाने बिना हम नागरिक समाज की अवधारणा पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम सबसे पहले नागरिक समाज की एक काम चलाऊ परिभाषा से परिचित हो जाएं। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेब पेज पर जाइए। वहाँ पर आपको 2007 में सिविल सोसाइटी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वह मिलेगी। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सेंटर फॉर द सिविल सोसाइटी के द्वारा दी गई परिभाषा को स्वीकार किया था। और आप यदि जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइट पर तो आपको वहाँ इन चीज़ों की भी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर 2007 में ऐसा क्या हो गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सिविल सोसाइटी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी करनी पड़ी और यह बताना पड़ा कि वह दुनिया भर में अलग अलग देशों में किन सिविल सोसाइटी के साथ मिल करके काम कर रही है और उसका क्या सकारात्मक परिणाम उसने देखा है। पर इन बातों को जानने से पहले हम आइए लौट करके बातचीत करते हैं सिविल सोसाइटी की क्या परिभाषा बनती है उस पर। और जब हम इस संदर्भ में देखते हैं उस रिपोर्ट को जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया है, तो उसमें सिविल सोसाइटी को परिभाषित करने से पहले रिपोर्ट में कहा गया है कि हम लोग एक समय 2 सेक्टर वर्ल्ड में रहते थे, जिसमें एक सेक्टर था स्टेट और दूसरा सेक्टर उसका है इकोनॉमी। लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आया है और अब हम लोग 3 सेक्टर वर्ल्ड में रहते हैं, जिसमें जो नया सेक्टर जुड़ा है वह सिविल सोसाइटी है। अब सिविल सोसाइटी को जिस तरीके से वहाँ परिभाषित किया गया है उसको समझ लेने की कोशिश करते हैं। वहाँ कहा गया कि सिविल सोसाइटी लोगों के सामूहिक प्रयत्नों एवं क्रियाओं का वह क्षेत्र है जिसमें लोग गैर राजनीतिक एवं गैर आर्थिक साझेदारियों में स्वैच्छिक रूप से भाग लेते हैं। सिविल सोसाइटी एक ओर राज्य से और दूसरी ओर परिवार से स्वायत्त होते हैं और इनके क्रियाकलापों में औपचारिकता कम होती है। इस परिभाषा के आधार पर यदि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं और यह जानने का प्रयास करें कि आखिर हम सिविल सोसाइटी से क्या समझेंगे, किन संगठनों को हम सिविल सोसाइटी के अंतर्गत रख सकते हैं, तो एक सामान्यीकरण की तरह एक बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जिसे सामान्य तौर पर एक मोटा मोटी बात कहना कहते हैं कि ऐसे संगठन जो राजनीतिक संगठन नहीं है, ऐसे संगठन जिनके पास अथॉरिटेटिव पावर नहीं है, कोअर्सिव पावर नहीं है, और ऐसे संगठन जो परिवार और नातेदारी से जुड़े हुए नहीं हैं, और ऐसे संगठन जो आर्थिक भावना के आधार पर आर्थिक हितों की रक्षा के लिए किसी प्रतिस्पर्धा के आधार पर काम नहीं करते हैं, उनको हम सिविल सोसाइटी कहेंगे। अब आप यह कह सकते हैं कि ये तो मैंने बड़ा विचित्र काम कर दिया, मैंने तो सिर्फ एक नकारात्मक पक्ष को बाहर कर दिया और बताया कि जो इसमें बच गया वह सिविल सोसाइटी है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी के अंतर्गत बहुत तरह की संस्थाएं आती हैं, उसमें एनजीओ भी आते हैं, उसमें धार्मिक आधार पर काम करने वाले संगठन भी आते हैं, उसमें जो चैरिटी करने वाली संस्थाएं हैं वो भी उसमें आती हैं, उसमें जो प्रोफेशनल्स लोग हैं जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इन लोगों के जो संगठन होते हैं वे भी इसके अंतर्गत गिने जाते हैं। भारत में देखिए तो जो मठों की परंपरा है वो भी सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आती है।
और यदि आप एक बहुत प्रसिद्ध लेख पढ़ें, कॉफ़ी हाउस एंड द आश्रम, ये रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की लिखी हुई एक निबंध है जो फिर कई जर्नल्स में प्रकाशित हुई और एक दो किताबों में भी एक चैप्टर के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। उसमें रुडोल्फ बताने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिस्ट देशों में जो कॉफ़ी हाउस हुआ करता था, जो जहाँ पर एक स्वतंत्र चिंतन डिस्कशन हुआ करता था, उसको सिविल सोसाइटी कहते हैं। और इसी तरीके से जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान गांधी का आश्रम था, आपने साबरमती आश्रम का नाम सुना होगा, आपने सेवाग्राम के बारे में सुना है, ये सभी सिविल सोसाइटी ही हैं। और यदि हम आज आगे के चल कर के भारत में देखें तो आज के हमारे भारत में भी बहुत तरह के सिविल सोसाइटी काम कर रहे हैं। एक जो भारत में सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन आरएसएस है, उसको भी आप एक तरह का सिविल सोसाइटी कहेंगे। दूसरी ओर जो जमाती, जिनकी चर्चा आजकल बहुत दिनों से चल रही है इस कोरोना के काल में, वह भी एक सिविल सोसाइटी है। इसी प्रकार सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आप बहुत सारे ऐसे संस्थाओं को देखते होंगे जो स्वैच्छिक रूप से जनहितों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से जब हम सिविल सोसाइटी को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद यह जानने का प्रयास करें कि आखिर 2007 में वो क्या ज़रूरत पड़ गई थी जिसकी वजह से सिविल सोसाइटी के ऊपर एक रिपोर्ट लाने की ज़रूरत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पड़ गई। और इस मुद्दे पर जब हम गहरे जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पहुंचना होता है रॉबर्ट मैकनमारा के ऊपर। रॉबर्ट मैकनमारा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने थे 1968 ईस्वी में, और 1981 ईस्वी तक वे इसके अध्यक्ष रहे। उनके पूरे कार्यकाल में न सिर्फ वर्ल्ड बैंक ने अपना आकार बहुत बढ़ाया, अपने कार्य क्षेत्र का बहुत विस्तार किया, बल्कि सिविल सोसाइटी को जिस तरीके से प्रमोट किया गया उसकी शुरुआत लगभग वहीं से होती है। और इस लिहाज से मैं एक रिसर्च पेपर लिखते हुए 12 अप्रैल 2012 को वर्ल्ड बैंक के साइट पर विजिट किया था। वहाँ मैंने देखा कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पिछले 3 दशकों का जो उसका अनुभव है सिविल सोसाइटी के साथ काम करने का, उसके आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नागरिक समाज यदि सरकारी विकास कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं तो इससे कार्य निष्पादन में, मतलब परफॉर्मेंस लेवल में वृद्धि होती है। इसी प्रकार जो दूसरी बात वहाँ मुझे देखने को मिली जिसमें कहा गया कि जो नागरिक समाज है उसमें स्थानीय ज्ञान होता है और उस स्थानीय ज्ञान का तकनीकी विशेषज्ञता के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सिविल सोसाइटी के पास एक सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी होती है और उसका भी लाभ लिया जा सकता है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के संचालन के लिए, उनके नियंत्रण के लिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मुझे मिली वह ये थी कि नागरिक समाज के पास इनोवेटिव डिसीजन लेने की एक मैकेनिज़्म होती है, क्षमता होती है। यह मैकेनिज़्म, ये क्षमता उनमें इसलिए चली आती है कि वास्तव में जो नागरिक समाज है वही स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहा होता है और उसे वास्तविक आवश्यकताओं और वास्तविक समस्याओं की जानकारी होती है जिनका वह उचित तरीके से निदान कर सकता है। तो इस तरीके से यदि सिविल सोसाइटी को सहभागी बनाया जाए उन कार्यक्रमों में जो वैश्विक पूंजी से संचालित होने वाले हैं या जो अनुदान विभिन्न राज्यों को दिए जाने हैं और जिसके साथ कुछ दिशा निर्देश दिए जाने हैं, उन दिशा निर्देशों में भी यदि सिविल सोसाइटी को सहभागी बनाया जाए तो इससे दुनिया में लोकतांत्रिक समाज बनाने में, जन सहभागिता के लक्ष्य को प्राप्त करने में
वास्तविक रूप से जो नीडी लोग हैं उनकी समस्याओं को दूर करने में सहयोग मिल सकता है। ये जो बातें अभी हमारे आपके बीच में हो रही हैं उससे यह पता चल रहा है कि सिविल सोसाइटी वास्तव में इस दुनिया के लोकतांत्रिकरण की एक मुहिम जैसी है और इसमें सिर्फ सकारात्मकता ही हम देख पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अध्ययन हुए हैं जिन अध्ययनों का हम संज्ञान लें तो हमें वह राजनीति भी समझ में आ जाएगी जिस राजनीति को मतलब सतह पर रख कर, उस पर पैर रख कर यह जो सिविल सोसाइटी है उसका पूरा उपक्रम कल्टीवेट किया गया है। और इस लिहाज से हम आपको 2-3 अध्ययन से रूबरू कराने का यहाँ प्रयास करेंगे, जिसमें एक तो पहले ही भारतीय लेखक का हम नाम ले लें, जय सेन का। इन्होंने की एक रचना है इनकी, एंगेजिंग क्रिटिकली विथ द रियलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। इस लेख में जयसेन स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जो सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, यह जो आंदोलन है वह नियो कॉलोनियल प्रोजेक्ट मतलब कि नव उपनिवेशवादी परियोजना को लागू करने का एक उपक्रम है। इसी तरीके से यदि हम मार्टिन एल्बरो की किताब देखें, मार्टिन एल्बरो की किताब का नाम है ग्लोबल सिविल सोसाइटी 2011 ग्लोबलिटी एंड द एब्सेंस ऑफ जस्टिस। तो इस किताब में भी हमको यह स्थापना दिखाई पड़ती है कि जो सिविल सोसाइटी है उसने वास्तव में जो कार्य किया है उस कार्य में न्याय स्थापित नहीं हो पाया है, बल्कि उसके पीछे कुछ दूसरे उद्देश्य रहे हैं, उनकी पूर्ति अधिक हुई है। इसी प्रकार से 2 और रचनाओं की ओर आपका हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, जिसमें एक है फ्लोरेन एन.एम। यहाँ मैं जब एन कहा हूँ तो उसका मतलब है कैपिटल ए और स्मॉल एन, उसके मैंने एन कहा और एम। फिर से बोलता हूँ, फ्लोरेन एन.एम। इनकी किताब है थर्ड फोर्स द राइज ऑफ ट्रांसनेशनल सिविल सोसाइटी। इसमें भी उन्होंने उन मुद्दों का जिक्र किया है कि सिविल सोसाइटी किस तरीके से वैश्विक पूंजी ट्रांसनेशनल कैपिटल के पकड़ में आती गई है। और एक रचना का और विशेष मैं उल्लेख करता हूँ यहाँ पर, सी पॉल्स की, उनकी एक किताब है जिसका नाम है ट्रांसनेशनल सिविल सोसाइटी एंड द वर्ल्ड बैंक। इस किताब में तो वर्ल्ड बैंक ने जिस राजनीति से प्रेरित होकर के सिविल सोसाइटी को प्रमोट करने का काम किया है उस पर काफ़ी कुछ लिखा गया है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि यह सब तो बातें हो गई, कुछ रचनाओं के नाम हो गए, लेकिन इन रचनाओं को पढ़ने से इसके भीतर से क्या बातें निकल करके आती हैं, मैं चाहूँगा कि उसे आपके साथ शेयर कर सकूं। तो यदि हम इन रचनाओं को देखते हैं और इन रचनाओं में जो राजनीति को बताने की कोशिश की गई है जो सिविल सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई है, तो कुछ मुद्दों की ओर हमारा ध्यान गए बिना नहीं रह सकता है। उसमें से पहली बात ये है कि जो दुनिया की बड़ी फंडिंग एजेंसीज हैं वो देख रही हैं कि जो सिविल सोसाइटी है उसको यदि वैश्विक पूंजी के प्रभाव में ले आया जाए तब उसका इस्तेमाल 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला इस्तेमाल किया जा सकता है कोई डिमांड उत्पन्न करने में, और दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है कोई यदि पहल की गई है उस पहल का विरोध करने में। मतलब दोनों तरीके से। उदाहरण समझते हैं, मतलब सिविल सोसाइटी डिमांड कर सकती है सरकार से कि बांध बनाइए, और इसका दूसरा पक्ष भी हो सकता है यदि सरकार बांध बनाना शुरू कर दे तो सिविल सोसाइटी कह सकती है कि बांध मत बनाइए, इसके लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन इत्यादि कर सकती है। यहाँ एक बात आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि हम अभी सिर्फ सिविल सोसाइटी और उसके साथ जो राजनीति है उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। हम उन मुद्दों की चर्चा नहीं कर रहे हैं किसी विशेष सिविल सोसाइटी का नाम लेकर के कि
उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, इन मुद्दों पर हम नहीं जा रहे हैं। तो एक बात मैंने कहा कि वैश्विक पूंजी के प्रभाव में यदि सिविल सोसाइटी को ले आया जाए तो सिविल सोसाइटी का उपयोग दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो हो सकता है डिमांड उत्पन्न करने में, और दूसरा हो सकता है कोई इनिशिएटिव ली गई है तो उसका विरोध करने में। और ये दोनों ही ऐसे हालात उत्पन्न करेंगे, ये दोनों ही कदम इस ऐसे हालात उत्पन्न करेंगे जहाँ पर जो वैश्विक संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज हैं, उनके पास एक स्पेस क्रिएट होगा, उनको एक जगह मिल जाएगा कि वो सरकारों के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो एक पक्ष तो ये रहा। दूसरा पक्ष ये है कि दुनिया के विकासशील देशों में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जो वैश्विक पूंजी के पकड़ से बाहर थे। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आप यह कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहां जिन पर बाजार ने अपनी पकड़ नहीं बनाया था। तो वो बाजार के पकड़ में आ जाएं, इसके लिए भी सिविल सोसाइटी बहुत कुछ कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? रोजगार का सृजन करके कर सकते थे, कोई शिक्षा की कोई परियोजना को लागू करके कर सकते थे, और ऐसे बहुत सारे दूसरे भी उपक्रम हो सकते थे। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करके हो सकता था, जागरूकता उत्पन्न करके हो सकती थी, साक्षरता और स्वच्छता के जरिए भी ये सब हो सकता था। मतलब जो कुछ किया जा रहा है उसके साथ साथ कुछ दूसरे वैल्यू भी वहाँ कल्टीवेट किए जाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरीके से ये होता है कि दुनिया के तमाम क्षेत्र बाजार की पकड़ में चले आए। बाजार बन करके कौन आएगा? तो बाजार बन करके वो आएगी वैश्विक पूंजी और उसके साथ आने वाले दिशा निर्देश। तो इसका लाभ किसको होगा? एक लाभ तो यह दिखाई पड़ता है कि इससे समाज में जागरूकता आएगी, लोगों के क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि इससे जो वैश्विक बाजार है उसका भी विस्तार होगा। मतलब जो लाभ हैं वो दोनों पक्षों को हो सकते हैं। अब इसमें कोई मूल्य सापेक्ष लाभ है या मूल्य सापेक्ष लाभ नहीं है, ये एक अलग विषय है। तीसरी बात हम यहाँ पर चर्चा कर लें कि जब वैश्विक पूंजी के प्रभाव में सिविल सोसाइटी आ जाती है तो एक और महत्वपूर्ण काम वह कर सकती है कि सिविल सोसाइटी ऐसे चिंतन को जन्म दे सकती है जहाँ पर वह ये स्थापित करे कि देखिए, जिसे हम पहले से पश्चिमीकरण कह रहे थे, जिसको हम आधुनिकता कह रहे थे, जिसको हम भौतिकतावाद कह रहे थे, जिसको हम उपभोक्तावाद कह रहे थे, वास्तव में वह हमारे समाज की भी ज़रूरत है और इसके द्वारा हम विकास कर सकते हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि सिविल सोसाइटी एक ऐसे एजेंट के रूप में काम करेगी जो आधुनिकता को, पश्चिमीकरण को, पश्चिमी मूल्यों को इस तरीके से प्रस्तुत करेगी जिसमें कुछ देशज होने का बोध उत्पन्न हो जाएगा। तो यह वो राजनीति है जिस राजनीति के भीतर सिविल सोसाइटी का विश्व बैंक के प्रयत्नों के माध्यम से धीरे धीरे दुनिया में इसको फैलाने का, इसको विकसित करने का काम किया जाता है। अब आप यह ज़रूर जानना चाहेंगे कि कम से कम विश्व बैंक ने स्पष्ट रूप से तो ऐसा नहीं कह दिया होगा कि सिविल सोसाइटी के साथ जो उसका जुड़ाव है उसके पीछे इस तरह की राजनीति है। बिल्कुल कहीं भी नहीं जा सकती, आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि राजनीति की सफलता ही इसमें होती है कि वह अपने आप को छुपा ले। तो फिर हम इन बातों को डेराइव कहाँ से करते हैं? ये बातें आती कैसे हैं, कैसे निकल करके आती हैं? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रॉबर्ट मैकनमारा के समय की जो दुनिया है उसको देखने समझने का प्रयास करें। 1968 से 1981 के बीच का वो समय है। और साथ में यह जानने का प्रयास करें
कि स्वयं रॉबर्ट मैकनमारा किस तरह के व्यक्ति थे और विवादों से उनका किस तरह का नाता रहा है। आपको ये पता होगा कि जो अमेरिका के द्वारा क्यूबा की आर्थिक नाकेबंदी की गई थी, उस आर्थिक नाकेबंदी के योजना में भी शामिल थे रॉबर्ट मैकनमारा। इसी तरीके से जो वियतनाम में युद्ध चल रहा था उसमें भी एक तरह के रणनीतिकार थे रॉबर्ट मैकनमारा। इसके अलावा जो 1970 के आसपास दुनिया में एक तेल संकट आया था, उस तेल संकट के समय भी एक रणनीतिकार के रूप में उभरे थे। और नाटो का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाना है शीत युद्ध में, इसके लिए भी मैकनमारा के जो की कार्य योजना है उसकी चर्चा की जाती है। तो एक जो शीत युद्ध का परिप्रेक्ष्य है, उस शीत युद्ध के भीतर दो बातें और आप जोड़ लीजिए तो फिर सिविल सोसाइटी को किस तरह से प्रमोट किया गया होगा उसको समझने में आसानी हो जाएगी। उसमें पहली बात यह है कि स्वयं जो पश्चिमी मुल्क हैं वहाँ भी कम से कम दो तरह के आंदोलन बड़े तीव्र होने लग गए थे। एक आंदोलन तो था पर्यावरण रक्षा वाला आंदोलन, और दूसरा था जो महिला संगठनों के नारीवादी आंदोलन थे। मतलब स्वयं विश्व बैंक को और जो पश्चिम के राष्ट्र हैं उनको अपने समाज में जो नागरिक समाज उभर करके सामने आ रहे थे उनकी गतिविधियों से रूबरू होने का उनको अवसर मिल चुका था, और उन्हें पता था कि इस तरह की गतिविधियां आने वाले समय में दुनिया के अन्य देशों में आने वाली हैं। तो यदि सिविल सोसाइटी के जरिए जो नए तरह के आंदोलन दुनिया में आने वाले हैं उसमें यदि सिविल सोसाइटी के ऊपर पकड़ बनाए रखी जाए तो फिर दुनिया के तमाम मुल्कों को वैसा करने के लिए प्रेरित और बाध्य, दो शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रेरित किया जा सकता है और बाध्य किया जा सकता है जो पश्चिमी हितों के अनुकूल हो। एक बात तो ये हो गई। और यहाँ ये भी जान लेना ज़रूरी है कि स्वयं रॉबर्ट मैकनमारा जो पर्यावरण को लेकर के उनके समय में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे थे उसमें भी वो शिरकत करते थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। एक पक्ष तो ऐसा था। दूसरा पक्ष ये था कि जो शीत युद्ध का समय है उस शीत युद्ध में पश्चिमी मुल्कों को आर्थिक सहायता के जरिए दुनिया के तमाम राष्ट्रों में एक ऐसी मनोवृत्ति विकसित करने का प्रयास कर रहे थे जिसके द्वारा वो चाहते यह थे कि जो नए स्वतंत्र हुए राष्ट्र हैं, खैर अब तो क्या नए रह जाते 70 के दशक तक आते आते, तो जो भी थे उनमें एक कम से कम साम्यवाद विरोधी रुझान तो बन जाए, या कम से कम साम्यवाद विरोधी रुझान न बने तो कम से कम पूंजीवाद विरोधी रुझान तो न बने। इसके लिए भी वो बहुत सारे अनुदान उनको देना ही था, दे रहे थे। तो जब इस तरह का अनुदान वो दे रहे थे तो ये चाहते थे कि इस अनुदान का लाभ उनको ये मिले कि जो दुनिया भर में अलग अलग देशों में सिविल सोसाइटी हैं उनमें कुछ ऐसा ग्रुप उत्पन्न हो, उभर करके सामने आए जो वैश्विक पूंजी कैपिटलिज्म के प्रति लॉयल्टी रखने वाला हो, और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। तो ये वह पॉलिटिक्स है, यह सब वह राजनीति है जिसके भीतर से पिछले शताब्दी के छठे दशक से नागरिक समाज की अवधारणा का एक नए परिप्रेक्ष्य में चर्चा आरंभ हो जाता है और धीरे धीरे यह एक आंदोलन के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। अब इस मुद्दे पर हम आगे और चर्चा कर सकते हैं और इस मुद्दे को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक भाग में हम चर्चा करेंगे कि सिविल सोसाइटी का क्या सैद्धांतिक पक्ष है और उस सैद्धांतिक पक्ष में कौन कौन से महत्वपूर्ण विचारक आते हैं, अरस्तू से लेकर के हमको ग्रामसी और फिर जो हमारे समय के कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं वहाँ तक चर्चा करनी है। और हमको और आपको इस मुद्दे को कम से कम इतने विस्तार में तो जानना ही चाहिए
और साथ में फिर भारत में जो सिविल सोसाइटी का पूरा परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में भी जानना और समझना चाहिए। लेकिन वो दोनों बात यदि मैं आज ही करूं तो इस वीडियो का आकार बढ़ जाएगा, जो आपके लिए भी असुविधाजनक होगा और थोड़ा मेरे लिए भी हो सकता है। तो आज के लिए फिर इतना ही मित्रों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम लोग फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।